हेलो एवरीवन। आज हम डिस्कस करेंगे चैप्टर फर्स्ट ऑफ इंडियन इकोनॉमी। अगर अभी तक आपने चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब नहीं किया है प्लीज़ डू लाइक एंड सब्सक्राइब माय चैनल। स्टार्ट करते हैं। हम इस चैप्टर में क्या क्या पढ़ने वाले हैं। हम पढ़ेंगे इसमें कि ब्रिटिशर्स जो था इंडिया के अंदर क्यों आना चाहते थे, क्यों वो रूल करना चाहते थे, क्यों वो रिसोर्सेज लेकर जाना चाहते थे, उनका बेसिकली एम क्या था हमारी इंडिया की इकोनॉमी ब्रिटिशर्स के आने से पहले कैसी थी, ब्रिटिशर्स के आने के बाद हमारी कैसी हो गई, कौन कौन से सेक्टर्स हमारे इंडियन इकोनॉमी के उन लोगों ने एक्सप्लॉइट किए या फिर हमारे सेक्टर्स पहले कैसे थे बिफोर द एडवेंट ऑफ एन ब्रिटिशर्स। ये पूरा हम डिस्कस करेंगे अंडर दिस चैप्टर। स्टार्ट करते हैं अपने चैप्टर्स के साथ में द ओरिजिन ऑफ ब्रिटिशर्स। ब्रिटिशर्स का मेन रूल जब लागू हुआ, जब वो हमारी कंट्री में आए, उनका मेन मोटिव यही था कि वो ज़्यादा से ज़्यादा यहाँ से रिसोर्सेज लेकर जाए, क्योंकि हमारी जो इंडिया कंट्री थी उसमें जो था प्लेंटीफुल, बहुत ज़्यादा अमाउंट में जो था रिसोर्सेज अवेलेबल थे। ठीक है। और ब्रिटिशर्स के वहाँ पर जो था इंडस्ट्रियलाइजेशन चल रहा था, उनको ज़्यादा से ज़्यादा नीड थी रिसोर्सेज की। तो उन्होंने सोचा कि इंडिया के पास बहुत अच्छे प्लेंटीफुल अमाउंट में रिसोर्सेज अवेलेबल हैं, तो क्यों ना हम इस कंट्री को रूल कर लें, इस कंट्री पर रूल कर लें, इस कंट्री को कॉलोनियल बना दें। ठीक है। इस कंट्री को अपना जो है दास बना लें, जिसकी वजह से हम यहाँ से पूरा रिसोर्सेज वहाँ अपनी कंट्री में ट्रांसफ़र कर पाएँ। इनका मेन मोटिव था कि अपनी जो इकोनॉमी थी इनको वर्ल्ड लार्जेस्ट इकोनॉमी बनानी थी, और वो सपना आज इनका पूरा हो भी रहा है। यूएसए क्या है, इंडिया की लार्जेस्ट इकोनॉमी है। ठीक है। किस वजह से? इसी वजह से। The foundation of British Empire was laid by the Battle of Plassey 1757। ब्रिटिशर्स का आगमन ही कब हुआ हमारी कंट्री में? आफ्टर द बैटल ऑफ प्लासी इन 1757। अच्छा, ये बैटल ऑफ प्लासी किस किस के बीच में हुआ था? ये हुआ था नवाब्स ऑफ बे ऑफ बंगाल एंड द ईस्ट इंडिया कंपनी। अब इसमें जो था नवाब्स ऑफ बे ऑफ बंगाल जो था हरा दिए थे ईस्ट इंडिया कंपनी ने। अब ये ईस्ट इंडिया कंपनी हमारे इंडिया के अंदर आ कैसे गई? अब यहाँ अभी तक हमने नाम तो सुना नहीं था ईस्ट इंडिया कंपनी का, फिर एकदम से कहाँ से आ गई ईस्ट इंडिया कंपनी? तो ब्रिटिशर्स के कुछ लोग थे जो कि इंडिया के अंदर आए थे। उन्होंने बोला कि हमें जो है इंडिया में आकर बिजनेस करना है। तो उन्होंने परमिशन मांगी हमारे किंग से, जो भी यहाँ पे रूल कर रहे थे। उन्होंने बोला ठीक है, आप यहाँ पर आकर बिजनेस कर सकते हैं। तो उन्होंने सेटअप की थी सूरत के अंदर ईस्ट इंडिया कंपनी। लेकिन वो अपनी जो है कंट्री के लिए रिसोर्सेज नहीं पहुंचा पा रहे थे इतना जितना उनको ज़रूरत थी, उस कंट्री को, ब्रिटेन को जितनी ज़रूरत थी। तो उन्होंने सोचा क्यों ना हम इस कंट्री पर रूल कर लें, अपना शासन कायम कर लें, जिसकी वजह से हमारा जितना मन करेगा हम उतने रिसोर्सेज यहाँ से ले जाकर अपनी कंट्री तक पहुँचा सकते हैं। बैटल ऑफ प्लासी के बाद इन्होंने वो युद्ध जीत लिया और किसका रूल चल गया? द ईस्ट इंडिया कंपनी। अब जितना भी रूल बनाती थी इंडिया के लिए, कौन बना रही थी? ईस्ट इंडिया कंपनी। आफ्टर द रेवोल्यूशन ऑफ 1857 द रूल वॉज ट्रांसफर्ड फ्रॉम ईस्ट इंडिया कंपनी टू द ब्रिटिश क्राउन। लेकिन ब्रिटिश गवर्नमेंट ने एक रेवोल्यूशन किया, एक चेंज किया 1857 में, कि जो रूल था ईस्ट इंडिया कंपनी का वो हम अब ट्रांसफ़र कर देंगे। जो अभी तक सारे रूल इंडिया के लिए बना रही थी ईस्ट इंडिया कंपनी, अब कौन लेगा वो सारे रूल, कौन बनाएगा इंडिया के लिए? द ब्रिटिश क्राउन, मतलब विक्टोरिया। अभी तक किसका शासन चल रहा था? ईस्ट इंडिया कंपनी का। लेकिन अब किसका शासन चलेगा? महारानी विक्टोरिया का, जो ब्रिटेन की क्वीन थी। यहाँ तक जो था आपको पिक्चर समझ में आ गई होगी। ब्रिटिशर्स का मेन मोटिव क्या था? अपनी इकोनॉमी को बूस्ट अप करना, अपनी इकोनॉमी को वर्ल्ड लार्जेस्ट इकोनॉमी बनाना, इंडिया से सारा रिसोर्सेज ले जाकर अपनी कंट्री में उसको सेमी फिनिश गुड बनाकर अच्छे दामों पर सेल कर कर। ओके। मेन पर्पस क्या था ब्रिटिशर्स का? द मेन पर्पस ऑफ ब्रिटिश रूल्स इन इंडिया टू यूज़ इंडियन इकोनॉमी एज अ फीडर इकोनॉमी। अब ये फीडर इकोनॉमी किस लिए बोला गया है? फीडर इकोनॉमी इस वजह से बोला गया है क्योंकि हम उन लोगों को फीड कर रहे थे, हमारे जो रिसोर्सेज थे उन लोगों की जितनी भी नीड थी उसको फुलफ़िल कर रही थी। फॉर द डेवलपमेंट ऑफ ब्रिटिश इकोनॉमी, ये हमारे जो रिसोर्सेज थे वो काम कर रहे थे उनकी इकोनॉमी को एनहेंस करने में, उनके इकोनॉमी को इम्प्रूव करने में, उनकी इकोनॉमी को वर्ल्ड लार्जेस्ट इकोनॉमी बनाने में। दैट्स वाई अब हमारी इकोनॉमी को क्या बोला गया? फीडर इकोनॉमी, क्योंकि हम उन लोगों को अपने रिसोर्सेज को फीड करा रहे थे। आफ्टर 200 ईयर्स द इंडिया गेन इंडिपेंडेंस ऑन 15 अगस्त 1947। लेकिन फिर हमारे कुछ सोशलाइज्ड वर्कर्स आए, गांधी जी एंड जवाहरलाल नेहरू और भी बहुत सारे लोग थे जिन्होंने
हमारी इंडिया को इंडिपेंडेंस दिलाया आफ्टर 200 ऑफ ईयर्स। 200 साल तक हमारे ऊपर शासन किया ब्रिटिश ने। उसके बाद हमें 15 अगस्त 1947 को क्या मिला, इंडिपेंडेंस मिल गया। आखिरकार हम उन लोगों से छूट गए। बट जब तक उन्होंने हमारी इंडिया की इकोनॉमी को पूरा डिस्ट्रॉय कर दिया था। ब्रिटिशर टेक्स ओवर रॉ मटेरियल फ्रॉम इंडिया एंड सोल्ड देयर फिनिश गुड टू अस। ब्रिटिशर्स यहाँ पर क्या काम कर रहे थे कि हमारा जितना भी रॉ मटेरियल था, इंडिया से रॉ मटेरियल लेके जाते थे और उसको सोल्ड कर देते थे अच्छे खासे दामों पर दूसरी कंट्रीज़ में या फिर हम लोगों को ही। ओके, सो ओवरऑल वो लोग क्या कर रहे थे, अपनी इकोनॉमी को बूस्टअप कर रहे थे और हमारी इकोनॉमी को क्या कर रहे थे, नीचे ले जाते जा रहे थे। नाउ इंडियन इकोनॉमी बिफोर द अराइवल ऑफ ब्रिटिशर्स। हमारी इंडिया की इकोनॉमी आखिरकार कैसी थी ब्रिटिशर्स के आने से पहले? हमारी इकोनॉमी कैसी थी? प्रॉस्पेरस इकोनॉमी। भरपूर मात्रा में हमारे पास सब कुछ अवेलेबल था, हमें किसी के ऊपर डिपेंडेंट होने की ज़रूरत नहीं थी। सब लोग अच्छा खा रहे थे, पहन रहे थे, सब लोग अपना अच्छा काम कर रहे थे, सबके पास लैंड अवेलेबल था, सबके पास अनाज अवेलेबल था, किसी को किसी के ऊपर डिपेंड होने की ज़रूरत नहीं थी। सो हमारी इकोनॉमी कैसी थी? वो सेल्फ रिलायंट, हमें किसी के ऊपर डिपेंड होने की ज़रूरत नहीं थी बिफोर द अराइवल ऑफ ब्रिटिशर्स। नेक्स्ट हमारी इकोनॉमी कैसी थी? एग्रेरियन इकोनॉमी। हमारा बहुत सारा पार्ट इंडिया का किसके ऊपर डिपेंड था? एग्रीकल्चर के ऊपर डिपेंड था। वो अपना इनकम सोर्स कहाँ से जनरेट कर रहे थे? वो एग्रीकल्चर करते थे और वहाँ से अपनी इनकम जनरेट करते थे। आज भी हमारी कंट्री में बहुत 80% अराउंड एग्रीकल्चर पर कंट्री हमारी डिपेंडेंट है। एंड उस टाइम पर भी हमारी 2/3 टोटल पॉपुलेशन किस पर डिपेंडेंट थी? एग्रीकल्चर पे, क्योंकि हमारी कंट्री के अंदर काफ़ी अच्छी मात्रा में सॉइल अवेलेबल है, काफ़ी अच्छी रेनफॉल होती है, इसलिए वेजिटेशन भी काफ़ी अच्छा है हमारी कंट्री में। नेक्स्ट, वेल नोन फॉर हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्री। जो हमारी कंट्री थी वो किसके लिए जानी जाती थी? हैंडीक्राफ्ट। हमारे जो हैंड्स वर्क्स थे वो अमेजिंग थे। दूर दूर की कंट्रियाँ हमारे काम देखने के लिए आती थी कि हाउ दे आर डूइंग द वर्क। ठीक है, तो इतना अच्छा काम था हाथों का उस टाइम पर। वेल नोन फॉर देयर हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्री। हमारे हाथों के इंडस्ट्रीज़ थी जो कि जैसे कि कॉटन हो गया, सिल्क टेक्सटाइल हो गया। हमारी कॉटन जो थी, कॉटन के सूट्स, कॉटन का कपड़ा जो था हमारी दूसरी कंट्रियों में एक्सपोर्ट हुआ करता था। मेटल्स, प्रीशियस स्टोन्स वर्क्स होते थे। तो हमारी एक अच्छी खासी जो थी हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्री थी बिफोर द अराइवल ऑफ ब्रिटिशर्स। नाउ कॉलोनियल एक्सप्लॉयटेशंस ऑफ द इंडियन इकोनॉमी अंडर द ब्रिटिश रूल। अब कॉलोनियल एक्सप्लॉयटेशन आया, ब्रिटिशर्स हमारे इंडिया के अंदर आए, उन्होंने हमारा कॉलोनियल एक्सप्लॉयटेशन किया। कॉलोनियल एक्सप्लॉयटेशन क्या होता है? कॉलोनियल मतलब जहाँ पर दो कंट्री इन्वॉल्व होती हैं, एक थी ब्रिटेन, एक थी इंडिया। ब्रिटेन क्या थी? रूल कर रही थी हमारे ऊपर, और जो इंडिया एज अ काम कर रही थी वो एक फीडर कंट्री बन चुकी थी, मतलब उनको फीड कर रही थी। सारे रूल हमारे इंडिया के लिए कौन सेट करता था? ब्रिटिश, ब्रिटेन सेट करता था। हमें कोई हक नहीं था कि हमारे लिए, हमें ना लगान ना टैक्सेस, हमारे लिए सब कुछ सेटल कौन करता था? ब्रिटेन कर रहा था। तो इसी वजह से हमारी कंट्री क्या बन चुकी थी? कॉलोनियल कंट्री बन चुकी थी। सो क्या क्या एक्सप्लॉयटेशंस किए हमारे एज अ कॉलोनियल ब्रिटेन ने आकर? हमारे 3 सेक्टर्स पर बेसिकली कॉलोनियल एक्सप्लॉयटेशन हुआ था। इंडियन इकोनॉमी अंडर द ब्रिटिश रूल वर सब्जेक्टेड टू कॉलोनियल एक्सप्लॉयटेशन। हमारी जो इंडिया की इकोनॉमी थी ब्रिटिश रूल के अंदर कॉलोनियल एक्सप्लॉयटेशन किया गया था। बेसिकली इट इम्प्लाई टारगेटेड एक्सप्लॉयटेशन ऑफ ऑल सेक्टर्स इकोनॉमी ऑफ द ब्रिटिश गवर्नमेंट। सो उन्होंने बेसिकली किस किस सेक्टर्स पर हमारा एक्सप्लॉयट किया? फर्स्ट वॉज द एग्रीकल्चर सेक्टर, क्योंकि हमारी 2/3 पॉपुलेशन जो थी किस पर डिपेंडेंट थी? एग्रीकल्चर सेक्टर पर। हमारी कहाँ से इनकम जनरेट हो रही थी सबसे ज़्यादा? एग्रीकल्चर सेक्टर पर। तो सबसे पहले उन्होंने बर्बाद किया हमारा एग्रीकल्चर सेक्टर। नेक्स्ट वॉज द इंडस्ट्रियल सेक्टर, जो हमारी हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्रीज़ थी। फिर उन्होंने सोचा कि दूसरा इनकम का सोर्स इन लोगों का क्या है? वो द इंडस्ट्रियल सेक्टर। कहाँ से ले रहे हैं? वो जनरेट कर रहे हैं इनकम, जिसकी वजह से इनकी इकोनॉमी बूस्ट होती है। तो उन्होंने हमारा बर्बाद किया इंडस्ट्रियल सेक्टर, हैंडीक्राफ्ट सेक्टर। नेक्स्ट वॉज द इंटरनेशनल ट्रेड। जितना भी हमारी जो थी कॉटन, सिल्क, हमारे प्रीशियस मेटल्स का वर्क जो बाहर एक्सपोर्ट हो रहा था, उन्होंने वो सब कुछ बर्बाद किया। सो हमारे 3 सेक्टर्स उन्होंने पूरे बर्बाद कर दिए आफ्टर दे वर कमिंग इनटू द इंडिया। सो फर्स्ट हम डिस्कस करेंगे द कॉलोनियल एक्सप्लॉयटेशन ऑफ एग्रीकल्चर सेक्टर। अब वो कैसे एक्सप्लॉयट कर रहे थे एग्रीकल्चर सेक्टर्स को ब्रिटिशर्स? नाउ
एग्रीकल्चर वॉज एक्सप्लॉयटेड थ्रू द जमींदारी सिस्टम ऑफ लैंड रिवेन्यू। सबसे पहले जो एग्रीकल्चर सिस्टम एक्सप्लॉयट किया जा रहा था वो किया जा रहा था जमींदारी सिस्टम के थ्रू ऑफ लैंड रिवेन्यू, जिसके ऊपर एक लैंड के ऊपर टैक्स इकट्ठा किया जाता था। जमींदार्स वॉज डिक्लेयर्ड एज द ओनर ऑफ द सॉइल। अब यहाँ पे तीन लोग जो हैं, हम तीन लोगों के बारे में बात करेंगे। फर्स्ट वॉज द जमींदार, सेकेंड वॉज द टिलर्स एंड थर्ड वॉज द ब्रिटिश गवर्नमेंट। जमींदार कौन थे? जमींदार वो पर्सन था जो कि किसी भी लैंड का ओनर होता है, ठीक है। जैसे कि मेरी कोई ज़मीन है, उसकी मैं ओनर हूँ, तो मैं क्या बोली जाऊँगी कि आई एम द जमींदार। सो दे आर हैव टू पेव द फिक्स्ड सम ऑफ टू द गवर्नमेंट बाय द वे ऑफ लैंड रिवेन्यू। ज़मींदार को क्या करना होता था, एक फिक्स्ड अमाउंट में अमाउंट पे करना पड़ता था ब्रिटिश गवर्नमेंट को एज अ लैंड रिवेन्यू, एंड वो फ्री टू एक्सट्रैक्ट एज मच दे विश्ड और मच दे कुड फ्रॉम द टिलर्स ऑफ द सॉइल फार्मर्स। और वो फ्री थे कि वो जितना ज़्यादा काम करा सकते हैं वो करा सकते हैं टिलर्स से। टिलर्स कौन था? जिसके पास खुद की ज़मीन नहीं होती थी, वो किसी ज़मींदार के ऊपर खेत पर जाकर वो काम करता था। तो ज़मींदार कौन थे? वो टिलर्स से काम कराते थे जिसके पास खुद की ज़मीन नहीं होती थी, और वहाँ से एक लैंड रिवेन्यू का अमाउंट पे कर देते थे ब्रिटिशर्स को। नाउ द टिलर्स ऑफ द सॉइल, द एक्चुअल कल्टिवेटर्स। जो टिलर्स हुआ करते थे वो एक्चुअल कल्टिवेटर्स थे, क्योंकि उनके पास खुद की ज़मीन नहीं होती थी, तो वो सोचते थे कि क्यों ना बड़े ज़मींदार के पास जाएं हम और वहाँ पे उनके लैंड पे हम काम कर लें। कोट बेयर मिनिमम फॉर सर्वाइवल, और उनको जो हमारे ज़मींदार थे वो सिर्फ इतना देते थे कि जिसकी वजह से सिर्फ वो अपनी लाइफ को सर्वाइव कर पाएँ, सिर्फ उनको रोटी मिल पाए एक टाइम की। दे वर लेफ्ट विद नो सरप्लस ऑफ इन्वेस्टमेंट इन द एग्रीकल्चर। उनको कुछ भी नहीं बच पाता था, सिर्फ उनके खाने की पूर्ति हो पाती थी। और जो हमारे ये ज़मींदार थे वो अपनी अच्छी लाइफ स्पेंड कर रहे थे, वो पूरा टैक्सेस पे करके, और जो भी बचता था उसको अच्छे खासे से अपनी लाइफ स्पेंड कर रहे थे। ज़मींदार्स ऑन द अनदर हैंड स्पेंड देयर रिवेन्यू इनकम ऑन द लग्जरीज ऑफ लाइफ। लेकिन जो ज़मींदार थे वो एक लग्जरी लाइफ जी रहे थे। लिटिल और नो इन्वेस्टमेंट वॉज मेड इन द डेवलपमेंट ऑफ एग्रीकल्चर, और कोई भी इन्वेस्टमेंट वो एक्सपेंड नहीं कर रहे थे कि किसी एग्रीकल्चर का डेवलपमेंट किया जाए, इरिगेशन फैसिलिटी लगाई जाए या फिर कुछ और किया जाए अपनी एग्रीकल्चर को इम्प्रूव करने के लिए। वो सिर्फ अपनी एक अच्छी खासी लाइफ, मज़े वाली लाइफ जी रहे थे। ब्रिटिशर्स को कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा था, वो आराम से ज़मींदार से लैंड का रिवेन्यू लेते थे। लेकिन टिलर्स की वो हालत थी, बेचारों को सिर्फ एक रोटी के लिए एक अमाउंट मिलता था, ज़्यादा ना उनको अमाउंट मिलता था, सबसे ज़्यादा काम उनसे कराया जाता था। जमींदारी सिस्टम ऑफ लैंड रिवेन्यू, अ सिस्टम ऑफ लैंड रिवेन्यू दैट वर्क थ्रू अ मिडल मैन कॉल्ड द जमींदार्स। इसमें जो मिडल मैन था वो जमींदार था, क्योंकि एक्चुअल कल्टिवेटर कौन थे? द टिलर्स थे। एंड जो मेन ब्रिटिश गवर्नमेंट थी जो कि वहाँ से लैंड रिवेन्यू ले रही थी थ्रू द जमींदार्स, बिटवीन द कॉलोनियल गवर्नमेंट एंड द पीजेंट्स। किसके बीच में? कॉलोनियल गवर्नमेंट के बीच में और द पीजेंट्स जो वहाँ पे काम कर रहे थे। सो दिस इज़ ऑल अबाउट द हमारा एग्रीकल्चर सेक्टर्स कैसे एक्सप्लॉइट किया जा रहा था ब्रिटिशर्स के थ्रू। वो जो था उन्होंने, उनके पास इतना टाइम नहीं था कि वो सबसे जाकर लैंड रेवेन्यू इकट्ठा कर पाए, तो इसी वजह से जो बड़े बड़े ज़मींदार थे जिसके पास बहुत अच्छे खासे अमाउंट में लैंड अवेलेबल था, उन्होंने बोल दिया था कि हम आपसे टैक्स लेंगे, आप किसी से ही काम कराओ, कैसे ही कराओ, हमें कोई फ़र्क नहीं पड़ता। लेकिन जो ज़्यादा गरीब लोग थे, जो ज़्यादा पुअर लोग थे, वो क्या करते थे? वो बोलते थे कि भाई हमारे पास तो ज़मीन नहीं है, ज़मींदार आप हमें काम करने दीजिए अपने लैंड पर और हमें खाने पीने के लिए दे देना। तो वो जितना भी कमाते थे उसमें उनको कुछ नहीं बचता था। ज़मींदार सिर्फ उन्हें एक लाइफ स्पेंड करने के लिए, रोटी खाने तक के लिए अमाउंट दे देते थे कि जाओ अपनी ज़िंदगी काट लो। तो हमारा जो एग्रीकल्चर सिस्टम था इस तरीके से बर्बाद किया ब्रिटिशर्स ने। नेक्स्ट था कॉलोनियल एक्सप्लॉयटेशन ऑफ इंडस्ट्रियल सेक्टर। अब हमारा इंडस्ट्रियल सेक्टर क्या था? हमारे इंडस्ट्रियल सेक्टर में हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्री थी। अब उसको कैसे कैसे एक्सप्लॉइट किया हमारे ब्रिटिशर्स ने। प्रायर टू द ब्रिटिश रूल, इंडस्ट्रियल सेक्टर इन इंडिया वॉज वेल नोन फॉर इट्स हैंडीक्राफ्ट। जब तक ब्रिटिशर्स नहीं आए थे, जब तक हमारी जो इंडिया थी वो हमारी बहुत जानी जाती थी इसके हैंडीक्राफ्ट वर्क के लिए, क्योंकि हमारे जो हैंडीक्राफ्ट वर्क थे वो बहुत ही ज़्यादा अमेजिंग होते थे और लोग बागों को जो है बहुत डिमांड करते थे उस वर्क की। इंडियन हैंडीक्राफ्ट वर्क प्रोड्यूस्ड बाय हैंड लेबर एन्जॉयड अ वर्ल्ड वाइड रेपुटेशन फॉर देयर वैरायटी एंड क्वालिटी।
तो जो इंडियन हैंडीक्राफ्ट थी वो हाथ से किया जाता था बाय द लेबर, जो लेबर थी वो हाथ से बनाती थी हैंडीक्राफ्ट वर्क को, और ये हमारी जो थी वर्ल्ड वाइड रेप्यूटेशंस क्रिएट करती थी उसके वैरायटीज़ के लिए और क्वालिटी के लिए, क्योंकि जो काम आप हाथ से करा हुआ देखते हो वो अमेजिंग ही होता है। बट दीज वॉज डिस्ट्रॉयड बाय द ब्रिटिश गवर्नमेंट इन 2 ways। लेकिन ब्रिटिश गवर्नमेंट ने क्या किया, इसको डिस्ट्रॉय किया, जिसकी वजह से इंडिया जो है अपनी इकोनॉमी को बूस्ट ना कर पाए। ठीक है, फॉरेन डिमांड ऑफ द इंडियन हैंडीक्राफ्ट वर डिस्ट्रॉयड बाय द वे ऑफ हैवी ड्यूटी ऑन देयर एक्सपोर्ट्स। सबसे पहले क्या किया उन लोगों ने, हैवी ड्यूटी लगा दी, हैवी टैक्सेस लगा दिए एक्सपोर्ट करने पर। ठीक है, कि जिसकी वजह से वो अपने सामान को बाहर की कंट्रीज़ में ना बेच पाए। नेक्स्ट, डोमेस्टिक डिमांड फॉर द इंडियन हैंडीक्राफ्ट वॉज डिस्ट्रॉयड बाय द वे ऑफ ड्यूटी फ्री इम्पोर्ट ऑफ द ब्रिटिश गुड्स इन द इंडियन मार्केट। लेकिन उन्होंने क्या कर दिया, अपने गुड्स जो वो मशीन से क्रिएट करते थे उनको क्या कर दिया, टैक्स फ्री कर दिया, जिसकी वजह से इंडियन मार्केट का जो सामान है वो महंगा बिके, वो उसको कोई ना खरीदे क्योंकि उस पर ज़्यादा टैक्सेस थे। और ब्रिटिश गवर्नमेंट की सामान पर कोई भी टैक्सेस नहीं था, इसी वजह से वो बहुत सस्ता था। तो लोग ज़्यादा किस पर अट्रैक्ट होते हैं, जो सस्ता सामान होता है, जो मार्केट में सस्ता मिलता है। तो ब्रिटिश गवर्नमेंट चाहती थी कि डोमेस्टिक डिमांड पहले उन्होंने ख़त्म की। ख़त्म कैसे की, अपने डिमांड को टैक्स फ्री कर दिया, अपने जो सामान था उसको टैक्स फ्री कर दिया, तो लोगों ने उनके सामान को परचेज़ करना शुरू कर दिया। और बाहर की डिमांड को लोगों की कैसे ख़त्म की, जो वो एक्सपोर्ट कर रहे थे उसको ख़त्म की, क्योंकि उनको हैवी टैक्सेस लगा दिया। अब जो कोई बाहर का बंदा आकर परचेज़ करना चाहेगा वो एक सर्टेन अमाउंट में ही तो परचेज़ करेगा, अगर वो पैसा इतना ज़्यादा मांगेगा तो वो क्यों परचेज़ करेगा। दैट्स वाई, तो उन्होंने हैवी टैक्सेस लगा दिए थे, इसी वजह से जो इंडिया का सामान था वो बिकना बंद हो गया था। और फॉरेन कंट्री का जो ब्रिटेन था उसने अपने सामान को इतना टैक्स फ्री कर दिया था, इतना चीप रेट कर दिया था कि उसको जो है डिमांड पूरी मार्केट में बढ़ चुकी थी। सो इस तरीके से उन्होंने जो था पूरा एक्सप्लॉइट कर दिया था हमारा इंडस्ट्रियल सेक्टर। अब हमें कोई इनकम जनरेट नहीं हो रही थी इंडस्ट्री से भी, सब लोग किस पर डिपेंड थे, ऑन द ब्रिटेन इकोनॉमी। नाउ द कॉलोनियल एक्सप्लॉयटेशन ऑफ इंटरनेशनल ट्रेड। अब उन्होंने हमारे जो इंटरनेशनल ट्रेड हो रहे थे उसका भी बहुत बुरी तरह एक्सप्लॉइट किया, बहुत बुरी तरीके से कंडीशन ख़राब कर दी। वो कैसे की, अब देखते हैं। इंडिया इंटरनेशनल ट्रेड वॉज एक्सप्लॉयटेड थ्रू डिस्क्रिमिनेटरी टैरिफ्स, अ टैक्स ऑन इम्पोर्ट पॉलिसीज़। सो हमारे जो इंडियन इंटरनेशनल ट्रेड था वो भी बहुत बुरी तरीके से एक्सप्लॉयट किया गया। जो डिस्क्रिमिनेटरी टैरिफ्स, टैक्सेस लगाए गए, मतलब भेदभाव वाले टैक्सेस थे। ब्रिटेन के लिए बहुत ही कम टैक्सेस थे, इंडिया के लिए बहुत ज़्यादा टैक्सेस थे, जिसकी वजह से वो अपने सामान को इंटरनेशनली नहीं सेल आउट कर पा रहे थे। It implied duty free export in Indian raw material to fulfill the industrial needs in Britain। उन्होंने क्या किया कि इंडिया का जितना भी रॉ मटेरियल होता था उसको एक्सपोर्ट कराने के लिए ब्रिटेन में उसको ड्यूटी फ्री कर दिया, उस पर कोई टैक्स ही नहीं लगाया, जिसकी वजह से जो ब्रिटेन है अपनी कंट्री में रॉ मटेरियल बहुत चीप रेट पे इंडिया से ले जा सकता है, क्योंकि जब उस पर टैक्सेस नहीं होंगे तो क्या होगा, वो बहुत चीप रेट पर दूसरी कंट्री में बिकेगा। तो उसने उसको ड्यूटी फ्री कर दिया इंडिया के रिसोर्सेज को। प्लस ड्यूटी फ्री इम्पोर्ट्स ऑफ ब्रिटिश गुड्स टू एक्सपेंड द डिमांड फॉर द ब्रिटिश गुड्स इन इंडियन मार्केट। और उन्होंने क्या किया, ब्रिटिशर्स ने अपने गुड्स की डिमांड बढ़ाने के लिए अपने गुड्स पर टैक्स फ्री कर दिया, अपने गुड्स को, अपने प्रोडक्ट्स को टैक्स फ्री कर दिया। सबसे पहले उन्होंने 2 काम किए। जो इंडिया एक्सपोर्ट कर रहा था, बाहर की कंट्रियों में सेल आउट कर रहा था अपने रॉ मटेरियल्स को, उसको तो उन्होंने कर दिया टैक्स फ्री, जिसकी वजह से उनका जो रॉ मटेरियल है वो बहुत ही चीप रेट पर बाहर की कंट्रियों में सेल हो। और अपने प्रोडक्ट्स का सामान भी उन्होंने टैक्स फ्री कर दिया, जिसकी वजह से जो उनके प्रोडक्ट्स की डिमांड है वो दूसरी कंट्री में वो बहुत ज़्यादा हो, वो बहुत कम रेट में। क्योंकि क्या होता है, आपको जहाँ पर जितने कम रेट में कोई प्रोडक्ट मिलेगा आप उस कंट्री का सामान ज़्यादा खरीदोगे। फॉर एग्जांपल, इंडिया में आपको कोई चीज़ 100 रुपये की मिल रही है और आपको ब्रिटेन में मिल रही है 50 रुपये की, तो आप कौन सी कंट्री का सामान लोगे, वही चीज़ तो आप लोगे ब्रिटेन से, क्योंकि 50 रुपये की मिल रही है। तो ब्रिटिशर्स ने यही काम किया, इंडिया का तो सामान कर दिया 100 रुपये का और अपना सामान कर दिया 50 रुपये का। ठीक है, उन्होंने हैवी ड्यूटी लगा दी उनके गुड्स के ऊपर, लेकिन जब वो यहाँ से रॉ मटेरियल लेके जा रहे थे उसको क्या कर दिया, ड्यूटी फ्री कर दिया। क्योंकि ड्यूटी फ्री जब हम एक्सपोर्ट कर रहे हैं दूसरी कंट्री में, अपने रॉ मटेरियल्स को सेल आउट कर रहे हैं, तो उन्होंने कितने पर सेल किया, उन्होंने 50 रुपीज़ पर ही सेल किया। और जब वो सेमी फिनिश गुड्स बनाकर यहाँ पर सेल कर रहे थे वो कर रहे थे 150 रुपये का।
Now, next, it was owing to discriminatory tariff policy that India become importer of the finished goods from Britain. So, India क्या बन चुका था? Importer बन चुका था finished good का, क्योंकि उन्होंने इंडिया का सामान तो इतना महंगा कर दिया था, अब इंडिया का सामान तो कोई खरीदेगा, और ब्रिटेन का उन्हें बहुत ही सस्ते दामों पर मिल रहा था। इंडिया से उनको कोई सामान मिल रहा था 150 का, और ब्रिटेन से मिल रहा था उनको 50 का, तो वो किसका सामान ज़्यादा खरीदेंगे? ब्रिटेन का, ऑफ कोर्स। सो इंडिया को उन्होंने क्या बना दिया था? इंडिया को बना दिया था उन्होंने इम्पोर्टर ऑफ द फिनिश गुड्स फ्रॉम ब्रिटेन एंड एक्सपोर्टर ऑफ रॉ मटेरियल टू ब्रिटेन, और एक्सपोर्टर बना दिया था ब्रिटेन के लिए रॉ मटेरियल का, क्योंकि हमारी कंट्री क्या कर रही थी? सेल आउट कर रही थी अपने रॉ मटेरियल्स ब्रिटेन को। Briefly, owing to its colonization exploitation, the Indian economy became both stagnant as well as backward. और इसने हमारी इकोनॉमी को इतना हार्म किया, इतना लो और लेस इम्प्रेसिव हमारी इकोनॉमी को और बैकवर्ड बना दिया इसने कि लोगों के पास खाने के लिए, पीने के लिए भी पैसा नहीं था। इतनी पुअर कंट्री हमारी बन चुकी थी, इतना ज़्यादा एक्सप्लॉयटेशन हमारा हुआ था। सो दिस इज़ ऑल अबाउट द first part of an Indian economy. So if you really like this video, so please do like and subscribe my channel. And next video में हम discuss करेंगे the features of the Indian economy on the eve of independence. ब्रिटिशर्स ने हमारी इंडियन इकोनॉमी को कैसा बना दिया था, आफ्टर द इंडिपेंडेंस हमारी इंडिया की इकोनॉमी कैसी हुई. So if you really like this video, please do like and subscribe my channel, and thank you.